नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। जी हां, उत्तर प्रदेश की सियासत की बात करें तो जीत की तैयारी तो है, लेकिन सभी की जुबानें भी भारी हैं। जुबानी जंग भी लगातार जारी है, क्योंकि 2022 की सियासी बिसात में आरोप प्रत्यारोप का ऐसा दौर शुरू हो चुका है जो कि एक दूसरे को नीचा दिखाकर खुद कुर्सी तक पहुंचने का साधन बन चुका है। ये जरा तस्वीरें देखिए, कोई किसी से कम नहीं। इन सबके बीच अखिलेश ने यह दावा किया कि अब 85 और 15 नहीं, पूरा 100% हमारे साथ है। वहीं सीएम योगी ने इन सब के बीच में आरोप लगाया कि सपा हिस्ट्री शीटर को टिकट दे रही है। इसके साथ ही आज एआईएमआईएम ने अपने 9 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल नोएडा में चुनाव प्रचार करते दिखाई दिए। कांग्रेस उम्मीदवार पंखुड़ी पाठक का प्रचार करने के लिए पहुंचे और घर घर जाकर के प्रचार किया। तो वहीं सपा में दारा सिंह चौहान शामिल हो गए हैं। आज उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़ी ये अहम 5 तस्वीरें इस वक्त अपने टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, जहां एक बार फिर से अखिलेश यादव ने सीएम योगी पर सीधा हमला बोला, तो वहीं बीजेपी की भी ललकार देखने को मिली। और इन सब के बीच आपको यह भी बता दें कि आज पूर्व नौकरशाह असीम अरुण को अनुराग ठाकुर ने बीजेपी में ज्वाइन कराया और इस मौके पर उन्होंने यह कहा कि दंगा कराने वाले समाजवादी पार्टी में शामिल होते हैं और दंगाइयों को पकड़ने वाले बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। तो इस पर अखिलेश यादव ने असीम अरुण और अनुराग ठाकुर को ही घेर लिया कि समाजवादी पार्टी में वो जाते हैं जो दंगा करते हैं, भारतीय जनता पार्टी में वो शामिल होते हैं जो दंगाइयों को पकड़ते हैं। सपा के समाजवाद का असली खेल या तो प्रत्याशी को जेल या फिर बेल। आप उनके सवालों के चक्कर मत पड़ा करो। आप उत्तर प्रदेश की जनता का हित देखिए। जब अनुराग ठाकुर जैसे मंत्री आपसे कुछ कहें, आप उनसे पूछिए कि जिस विभाग में आप मंत्री थे या जिस विभाग में मंत्री हैं, आपने उत्तर प्रदेश को क्या दिया, ये बताइए पहले तो। और जो समाजवादी सरकार में जो काम करके दिखाए हैं उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। और मैं आपसे कहूंगा, क्योंकि हालांकि एक शब्द बड़ा बदनाम हो गया, ईमानदार शब्द। अगर आप बहुत निष्पक्ष और ईमानदार पत्रकार हैं तो एनसीआरबी का आंकड़ा निकालिए और अगली बार वो बोलें तो उनके मुंह पे चिपका देना। देखिए, बार पलटवार का दौर थम नहीं रहा है और यह और ज्यादा तीखा होता जा रहा है और ज्यादा हमलावर होते जा रहे हैं सभी नेता एक दूसरे पर, क्योंकि जाहिर सी बात है चुनावी रैलियों पर रोक है, जनसभाएं नहीं की जा सकती, लेकिन वर्चुअली एक दूसरे को कितना घेर सकते हैं वही कोशिश हो रही है। लेकिन आपको बता दें कि पूर्व आईपीएस असीम अरुण आज बीजेपी में शामिल हो गए। उनके कन्नौज से चुनाव लड़ने की इस वक्त अटकलें लगाई जा रही हैं। बात करते हैं सर, खादी से सीधे खाकी और खाकी से सीधे खादी, इसका संबंध बड़ा अलग ही है सर जी। हमेशा तालमेल इन लोगों का बॉन्डिंग बना रहता है। तो क्या उस बॉन्डिंग की वजह से आप राजनीति में आए या आपसे बीजेपी वालों ने संपर्क किया या आपने बीजेपी से संपर्क किया? ये मैं समझता हूँ कि मेरी सफलता है कि मैंने 28 वर्ष के कार्यकाल में आईपीएस में ये बॉन्डिंग नहीं की खाकी और खादी की, जिसकी वजह से जब 8 जनवरी को मैंने ये घोषणा की कि मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करूंगा तो आपको और सभी को अचंभा हुआ, और इसको मैं सराहना के रूप में लेता हूं। जो सवाल ये है, इस 1 जनवरी से 8 जनवरी के बीच में एक बहुत बड़ी कल्पना हमारे शीर्ष नेतृत्व ने की और मुझे एक सुझाव दिया। उस सुझाव पे मैंने कार्य किया और मुझे 1 हफ्ता लगा निर्णय लेने में, परिवार के साथ सलाह करने में। और 8 जनवरी को जब मैंने निर्णय लिया, उसी क्षण मैंने पुलिस कमिश्नर कानपुर के पद से छुट्टी ले ली। मैं कार्यालय में नहीं बैठा और उसके बाद में मैं अपना सामान लेके सीधे लखनऊ आ गया। मैंने किसी से मुलाकात भी वहाँ पे नहीं की, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी के मन में ये भ्रम हो कि ये व्यक्ति पुलिस कमिश्नर है या पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं। तो एक 7 से 10 दिन का एक संक्रमण काल मेरे जीवन में रहा है पिछला, और अब मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। पूरे मनोयोग से मैं काम करूंगा। तो असीम अरुण को आप सुन रहे थे, लेकिन इन सब के बीच अखिलेश यादव का हमला लगातार जारी है। कल के साथ साथ आज भी वो एक बार फिर से हमलावर दिखाई दिए बीजेपी पर, और अखिलेश यादव ने आज एक बार फिर से बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कई बातें एक साथ एक फ्लो में कही। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने योगी को खुद गोरखपुर भेज दिया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि डबल इंजन एक दूसरे से टकरा रहे हैं, डबल इंजन की सरकार का हवाला देती है बीजेपी, लेकिन यही वो
तंज मारते नजर आए कि डबल इंजन दरअसल एक दूसरे से ही टकरा रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि बीजेपी की जमानत जब्त कराएंगे। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि जनता झूठ बोलने वालों को कूट रही है। बीजेपी नेताओं का जिक्र करते हुए उन्होंने यह बात कही और यह भी कहा कि बीजेपी वाले डिप्रेशन में चले गए। इसलिए मैं चुनाव आयोग से कहूंगा कि ये जिस तरह के प्रोटोकॉल हम लोग फॉलो कर रहे हैं, हमारा कोई भी कार्यकर्ता दूसरे प्रदेश का यहाँ नहीं आया है। हम चुनाव आयोग को लिख करके शिकायत करेंगे और हम अपने पत्रकार साथी से कहेंगे वो सूची हमें जरूर देना जहां तुमने गुजरात के लोगों को देखा था, गुजरात के लोगों को पाया था। जरूर चुनाव आयोग को शिकायत करेंगे, जिससे प्रोटोकॉल को, कोविड प्रोटोकॉल को मानते हुए दूसरे प्रदेश के लोग, चाहे राजस्थान के, चाहे मध्य प्रदेश के, चाहे छत्तीसगढ़ के, चाहे किसी प्रदेश के आए हों, उन्हें वापस उनके प्रदेश भेजा जाए। ये झूठे सर्वों में क्या क्या दिखाएंगे, लेकिन जमीनी हकीकत हम लोग सब जानते हैं। सर्वे में ये कुछ भी झूठे में दिखाएं, लेकिन सच्चाई में हम लोग जानते हैं कि जमीन पे ये कूटे जा रहे हैं और इतने कूटे जा रहे हैं कि हिम्मत नहीं पड़ रही है कि किस उपलब्धि को बताएं। इनकी कोई उपलब्धि हो तो बताएं। उपलब्धियां हैं नहीं। और इन सब के बीच आपको बता दें कि योगी सरकार के पूर्व वन मंत्री दारा सिंह चौहान आज समाजवादी पार्टी में आधिकारिक रूप से शामिल हो गए। अखिलेश यादव की मौजूदगी में दारा सिंह चौहान ने समाजवादी पार्टी का दामन थामा और दारा सिंह ने बीजेपी पर बड़ा हमला इस दौरान बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने दरअसल सबका साथ सबका विकास का नारा दिया था, लेकिन साथ कुछ लोगों का ही दिया, सबका ले लिया, लेकिन फिर विकास कुछ ही लोगों का किया। केवल पिछड़े दलित, नौजवान और किसानी नहीं, ब्राह्मण भी बड़े पैमाने पर आज भारतीय जनता पार्टी से नाराज है। इसलिए मैं कहता हूं कि 85 तो हमारा है, 15 में भी बंटवारा है। बंटवारा का मैं तो केवल 85-15 नहीं, हम तो 100 के 100 बात कहते हैं। और पूरी तरीके से जब 17 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, ये नारा दिया गया था कि सबका साथ सबका विकास। साथ तो सबका लिया, लेकिन विकास कुछ चंद लोगों का हुआ। इस प्रदेश देश में रहने वाले चंद लोगों का विकास हुआ, बाकी लोगों को उनके हालात पे छोड़ दिया गया। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, क्या जिस तरीके से लोग आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं कि आत्मनिर्भर भारत बनेगा, आज गुलाम बनाने की साजिश हो रही है। और आपने कहा कि यहां पेड़ की गिनती हो रही है, जानवरों की गिनती हो रही है, लेकिन पिछड़े समाज के, गरीब समाज के लोगों की गिनती नहीं रही। क्या इस जानवर से भी है जो पिछड़ा समाज है? आपने जो भरोसा दिलाया कि आने वाले दिन में जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, अपने संसाधन से प्रदेश में इस पिछड़े समाज की गिनती करा करके जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी के लिहाज से हम सरकार चलाने का काम करेंगे। और इस बीच नोएडा से आ रही बड़ी खबर बता दें, दरअसल नोएडा में कांग्रेस का प्रचार करने के लिए पहुंचे हैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कांग्रेस उम्मीदवार पंखुड़ी पाठक का उन्होंने प्रचार किया। बता दें कि डोर टू डोर जाकर के लोगों से मिलते दिखाई दिए। यूपी चुनाव प्रभारी हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, जो कि आज नोएडा पहुंचे और कांग्रेस उम्मीदवार पंखुड़ी पाठक के लिए उन्होंने लोगों से जनसंपर्क किया और उनके पक्ष में वोट डालने की अपील की। की उम्मीदवार हैं, लड़की हूं, लड़ सकती हूं, तो लड़ने के लिए कांग्रेस ने नोएडा में इन पर भरोसा जताया है। तो मैं बात करूंगा भूपेश जी से। भूपेश जी, सबसे पहला सवाल ये कि दो लोगों ने मिलकर के, सत्ता पक्ष और गठबंधन ने मिलकर बांट लिया। किसी ने कहा कि 80 मेरे साथ है, किसी ने कहा कि 85 मेरे साथ है। कांग्रेस कहां है? हमारे साथ जनता है। कोई 80% की बात कर रहा है, कोई 85% की बात कर रहा है। इनके पाले में कुछ नहीं आना है। जनता अब जान चुकी है कि जात के आधार पे, धर्म के आधार पे वोट देने से हमको कुछ नहीं मिलता। हमारे महंगाई की कोई एड्रेस नहीं कर रहा, हमारे बेरोजगारी कोई एड्रेस नहीं कर रहा, हमारी स्थानीय समस्या कोई एड्रेस नहीं कर रहा है, हमारे किसान के मुद्दे कोई एड्रेस नहीं कर रहा है। कांग्रेस पार्टी एकमात्र पार्टी है जो आम जनता के मुद्दे को लेकर लड़ाई लड़ रही है। लड़की है, लड़ सकती है ये, और उसके माध्यम से सारे उसके एजेंडा है। कि जिस तरह से हाल के दिनों में बीजेपी से सपा में और सपा वाले कुछ बीजेपी में जा रहे हैं, इसको कैसे कांग्रेस देख रही है? देखिए, ये तो जब चुनाव आता है तो आयाराम गैराम चलता है। और अब स्थिति ये है कि जिस इमरान मसूद को कांग्रेस छोड़ के वो सपा में गए थे,
अब उसको टिकट नहीं मिल रही है, अब वो घूम रहे हैं इधर उधर। तो आज स्थिति क्या है, या ऐसे लोगों को जनता बेहतर जानती है। मुझे पूरा विश्वास है आने वाला समय कांग्रेस का होगा, चौंकाने वाले रिजल्ट आएंगे। ठीक है, पंखुड़ी से भी एक सवाल ले लेता हूं। पंकज सिंह सामने है, बीजेपी पूरा सामने है, सिटिंग एमएलए सामने है, पूरा सिस्टम सामने है, कितना मुश्किल मान रही है चुनाव को? देखिए, मुश्किल इसलिए नहीं है क्योंकि नोएडा को अपने बीच का विधायक चाहिए। 5 साल हमने ऐसा विधायक देखा जो इस क्षेत्र में रहते नहीं है, इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में रहते नहीं है। और जब यहाँ के लोगों ने आंदोलन किया, जब फ्लैट बायर्स पे समस्या आई, जब किसानों पे समस्या आई, तो यहाँ के विधायक जी कहीं दिखाई नहीं दिए। तो इस बार जनता का ये कहना है कि हम अपने बीच के विधायक को चुनेंगे। बहुत धन्यवाद। तो ये अभी यहाँ का माहौल, एक चीज और देख लीजिए, डोर टू डोर कैंपेन हो रहा है। चूंकि कोरोना के चलते इलेक्शन कमीशन ने रैलियों पर रोक लगा रखी है, सभाओं पर रोक लगा रखी है। तो यहाँ पर जो माहौल देखिए, भूपेश बघेल पर बड़ी जिम्मेवारी है क्योंकि कांग्रेस ने मुख्य पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। और छत्तीसगढ़, जैसा मैंने कहा कि छत्तीसगढ़ मॉडल की चर्चा हो रही है। अब ये देखना होगा कि असम में छत्तीसगढ़ मॉडल की जो चर्चा हुई थी वो बहुत कामयाब नहीं हुई थी। तो अब सवाल ये कि क्या उत्तर प्रदेश में ये कामयाब होगी? जो चुनावी शोर है उसमें एक तरफ बीजेपी और गठबंधन ने बांट लिया है करीब करीब। कोई कहता है कि 85% उनके पास है, कोई कहता है 80% उनके पास है। तो 85, 50, 15 और 80-20 में जहां आपस में लोगों ने बांट लिया है, ऐसे में कांग्रेस का ये प्रयास और इस तरह का चुनाव प्रचार अपने आप में बहुत कुछ कहने के लिए काफी है। ये दिन भर कुछ इसी तरह का कार्यक्रम चलेगा जहां घर घर घूम करके नोएडा की कैंडिडेट पंखुड़ी पाठक और भूपेश बघेल लोगों को बताएंगे, समझाएंगे कि क्यों कांग्रेस को जिताना जरूरी है। कैमरामैन रफीक के साथ प्रभाकर मिश्रा, न्यूज़ 24 नोएडा। और देखिए, इन सबके बीच वार पलटवार का दौर भी जारी है और इस बीच एक बड़ी खबर यह आ रही है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर एक बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि हिस्ट्री शीटर को टिकट देती है सपा और अखिलेश। उन्होंने ये कहा है, एक तरफ जहां अखिलेश यादव लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर हमला कर रहे हैं, सीधे अपने केंद्र में रख रहे हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा, जरा इस वक्त आप देखिए। समाजवादी पार्टी गठबंधन की जो सूची आई है उस सूची को भी सबने देखा है। कैराना में हिंदू व्यापारियों के पलायन के लिए जिम्मेदार लोगों को टिकट देना, मुजफ्फरनगर के दंगाइयों को टिकट देना, बुलंदशहर और अन्य लोनी में हिस्ट्री सीटर को, पेशेवर हिस्ट्री सीटर को और अपराधियों को टिकट देना, इस समाजवादी पार्टी और गठबंधन के चरित्र को उजागर कर देता है। इन पेशेवर अपराधी और माफियाओं को सत्ता में ला करके सत्ता को शोषण का प्रतीक बनाना, यही इनका सामाजिक न्याय है और यह उनके टिकट में भी स्पष्ट झलकता है। और उन सबके बीच एआईएमआईएम के खेमे से भी एक बड़ी खबर आ रही है। दरअसल ओवैसी ने आज अपने 9 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी और एआईएमआईएम ने लोनी से डॉक्टर मेहताब को टिकट दिया है, वहीं सरगना से जीशान आलम को उन्होंने टिकट दिया है और बरेली से भी उम्मीदवार फाइनल कर दिया है। बरेली से शाहीन रजा खान को एआईएमआईएम का उम्मीदवार बनाया गया है। ये आप 9 उम्मीदवारों की लिस्ट एआईएमआईएम की देख रहे हैं। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी लगातार उत्तर प्रदेश में सक्रिय नजर आ रहे हैं, लगातार वो दौरे कर रहे हैं और अपने वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रहे हैं। खासतौर पर उनका सीधा फोकस मुसलमानों पर है और वो उन्हें एकजुट करने के साथ उनका वोट हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। और इन सब के बीच जहां सभी पार्टियां अपने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर रही हैं, ओवैसी ने अपने प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी की। हालांकि बहुत छोटी लिस्ट है, सिर्फ 9 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हुई है एआईएमआईएम की। और देखिए, जरा इससे पहले की भी तस्वीर आप देख लीजिए और समाजवादी पार्टी का टिकट ना मिलने की वजह से कैसे थाने पहुंच गए थे एक संभावित उम्मीदवार। बीएसपी नेता ने धोखा दिया, ये बात कही उन्होंने और उनसे बकायदा पैसे ले लिए गए थे। पैसे लेने के बावजूद टिकट नहीं दिया गया, तो उस तरीके से वो रोते हुए लगते नजर आए। इधर सपा कार्यकर्ता का कोहराम समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर सामने आया।
और 2 दिन पहले का ये मुजफ्फरनगर का वीडियो भी आप देख रहे हैं दूसरी तस्वीर में, जहां पर बाकायदा थाने पहुंच करके अपनी व्यथा सुनाते हुए संभावित उम्मीदवार नजर आ रहे थे। हालांकि दरअसल उन्हें अपनी उम्मीदवारी का तकरीबन भरोसा था और उनका आरोप यह भी है कि उनसे तकरीबन 67-68 लाख रुपए ले लिए गए थे, बावजूद उन्हें टिकट नहीं दिया गया था। और आज इधर लखनऊ की तस्वीर सामने आई, जहां पर समाजवादी पार्टी का यह कार्यकर्ता काफी ज्यादा परेशान नजर आया, क्षुब्ध नजर आया। अपनी बात भी वो ढंग से रख नहीं पा रहा था क्योंकि वो आत्मदाह की कोशिश कर रहा था। पुलिस ने उसे किसी तरीके से रोक लिया, पकड़ लिया और उसे वहां से हटाया गया। एक बहुत छोटा सा ब्रेक, बने रहिए न्यूज़ 24 के साथ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।